हेलो एंड वेलकम टू द माई अकेडमी पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं सौरभ शुक्ला हर रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। हम कोशिश करते हैं कि हमारे इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम आपको जो न्यूज़ में चल रहा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जिससे कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काम आ जाए और दूसरी साथ ही साथ हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बढ़े जो चीज़ें चल रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है ज़ीरो FIR। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, हमने अभी एक वीडियो भी बनाया था मणिपुर वायलेंस को लेकर। मणिपुर वायलेंस में जो मणिपुर स्टेट में बहुत सारी ज़ीरो FIRs फाइल हो रही हैं, जो 4 मई की घटना थी, 4 मई की, जिसमें कि 2 वुमेन को बड़े कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे, बड़ी गंदी सिचुएशन पे पैरेड कराया गया था, जिसका पूरा देश ने देखा और सब लोग हिल गए थे। बड़ी इनह्यूमन तस्वीर थी। उसके बाद भी, उस इंसिडेंट्स के बाद भी उन्होंने ज़ीरो FIR रिपोर्ट कराई थी, राइट। तो ये जो ज़ीरो FIR टर्म है ये बहुत ही टॉपिक में बड़ी डिस्कशन में आ गया है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ज़ीरो FIR होती क्या है, ठीक। तो आज मैं किसी स्लाइड के बजाय आपको अपने नोट्स किस तरीके से नोट से या लिख के समझाऊंगा कि ज़ीरो FIR है क्या। तो सबसे पहले ज़ीरो FIR समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ FIR। उसके बाद ही हम ज़ीरो FIR समझ पाएंगे। तो पहले आप समझिए कि FIR क्या है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हिंदी में इसको प्राथमिकी भी बोलते हैं कि आपने प्राथमिकी फाइल की कि नहीं, ठीक। FIR की बात करें तो ये हमारे जो 2 लॉ हैं, एक कौन सा है IPC और एक है CRPC। IPC का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड और CRPC का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इन दोनों में ऐसा FIR जैसा कुछ मेंशन नहीं है कि देयर वुड बी एनी FIR, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। CRPC के आर्टिकल 154 के हिसाब से, आर्टिकल 154 CRPC, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। अच्छा, IPC और CRPC में क्या डिफरेंस है? IPC में धाराएं लिखी हुई हैं, क्या है, कौन से ऑफेंस में कौन सा एक्ट बनता है, ठीक है, क्या सजा बनती है। और CRPC में भी प्रोसीजर है फिर उसको कि जब ऐसा एक्ट होता है तो पुलिस क्या करेगी, क्या कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या एक्शन है, कब कोर्ट के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो CRPC की 154 की धारा के हिसाब से ये रूल है कि कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस को पुलिस स्टेशन में जाके बताया जाए और उसको बताने के लिए पुलिस स्टेशन, उस पुलिस वाले अगर कोई ऑफेंस जिसके साथ हुआ है या तो वो रिटन कंप्लेंट दे या ओरली बता दे, ठीक। और इसी को हम FIR कहते हैं, इसी को FIR कहा जाने लग गया। तो ये होता है FIR, राइट। अब FIR का जब भी कोई लिखा जाता है तो इसमें 2-3 चीजें समझिए कि FIR में सबसे पहले तो किस ऑफेंस के लिए होगा, तो ये होता है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 तरीके के होते हैं। तो FIR जो होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब, कॉग्निजेबल का मतलब सिंपल सा मतलब है कि बहुत सीरियस ऑफेंस जिसमें पुलिस को डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त है और कोई वारंट की कोई ज़रूरत नहीं होती और कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। ये अगर टाइप्स देखें तो इसमें आप मान लीजिए किलिंग हो गया, ठीक है, थेफ्ट हो गया। सीरियस ऑफेंस जो है इस तरीके के ऑफेंस को कॉग्निजेबल बोलते हैं। और वहीं नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जिसमें कि पुलिस को किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ कोर्ट का ऑर्डर के बेसिस पे ही उस पर इंक्वायरी हो सकती है, उसको नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं। तो FIR जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो उसमें फाइल की जा सकती है, ओरली एंड रिटन, दोनों तरीके से। ओरली अगर फाइल होती है तो जो पुलिस स्टेशन में जो हेड होगा या जिसने उसको अपॉइंट किया होगा रिपोर्ट लिखने वाले को, तो वो जो भी बताएगा विक्टिम वो रिपोर्ट को लिखेगा, ठीक। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि FIR ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके साथ ऑफेंस हुआ है वही जाके FIR लिखवाए। और जिसको भी ऑफेंस का पता है, ठीक, जो उसको, ये भी जरूरी नहीं कि विक्टिम हो, ये भी जरूरी नहीं कि वो उसका आई विटनेस हो, ठीक है, गवाह हो, ये भी जरूरी नहीं, कोई भी FIR लिखवा सकता है। ये चीज समझने की बात है। अब जब FIR लिखी जाती किसी पुलिस स्टेशन में तो इस FIR को कुछ सीरियल नंबर दिया जाता है, ठीक है, उसका कोई नंबर होता है।
ये हो गया एफआईआर का प्रोसेस और मतलब कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस। अब हम समझते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है। ठीक, एफआईआर तो हमने समझ लिया। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि अगर आपके साथ कोई घटना हुई है, कोई विक्टिम के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में उस ऑफेंस की जानकारी दे सकता है और उस कंडीशन में जो एफआईआर लिखवाई जाएगी उसको जीरो एफआईआर बोलेंगे। ठीक, किसी भी पुलिस स्टेशन में, जैसे अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के अलग अलग जगह है, मान लीजिए रंजीत नगर एक जगह है, उस स्टेशन में आपके साथ ऑफेंस कहीं और, मतलब ऑफेंस रंजीत नगर का है, ठीक है, रंजीत नगर एरिया का है, वहां पे हुआ है, लेकिन आप मान लीजिए उस वक्त किसी कारणवश रंजीत नगर में रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए, ठीक है, लेट हो गया, कोई भी रीजन हुआ, उसके बाद आप पहुंच जाते हैं करोल बाग, तो करोल बाग में भी आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ठीक है, वहां पे हो सकता है पुलिस वाले आपको बोलें कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये हमारा एरिया नहीं है, क्योंकि उनका काम हो सकता है, वो अपना काम कम करना चाहते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी पुलिस वालों को भी पता नहीं होता है कि जीरो एफआईआर ऐसे लिखवाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में आया, कब आया है मैं आपको बताऊंगा। तो आप दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में लिखा सकते हैं और वहां पे जो लिखाई गई रिपोर्ट होती है उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। तो जीरो क्यों वर्ड यूज हुआ? जीरो इसलिए यूज हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो नॉर्मल एफआईआर होती है उसमें एक सीरियल नंबर होता है, लेकिन इस एफआईआर में जो आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में लिखाते हैं जहां आपका जुरिस्डिक्शन से बाहर है जो ऑफेंस, उसमें नंबर दिया जाता है जीरो, उसको सीरियल नंबर जीरो दिया जाता है, कोई सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है, इसलिए उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। यहीं से जीरो एफआईआर का शुरुआत हो, मतलब ये टर्म आया जीरो एफआईआर। ठीक, तो ये होता है जीरो एफआईआर, समझ लीजिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब हाउ इट स्टार्टेड जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, व्हेन, तो आफ्टर 2012 निर्भया गैंग रेप। आपको पता होगा कि एक पूरे देश को हिला देने वाला गैंग रेप हुआ था 2012 में, निर्भया गैंग रेप केस जिसको कहा जाता है। उसके बाद एक कमेटी गठित की गई, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी, इस कमेटी का टर्म ऑफ रेफरेंस था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ इनोवेशन लाया, कुछ कमियां हैं तो दूर करें। तो इसी जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर, ना कि जीरो एफआईआर लाओ, जिससे ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्यों था कि भाई जिसके साथ अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको रिपोर्ट लिखवाने के लिए पोल टू पिलर ना दौड़ना पड़े। ठीक है, पोल्स टू पिलर मतलब यहां से वहां ना दौड़ना पड़े, भटकना ना पड़े। बेचारे के साथ ऑलरेडी ऑफेंस हुआ है, उसके बाद वो कभी इस पुलिस स्टेशन, कभी उस पुलिस स्टेशन, कभी ये जुरिस्डिक्शन, कभी वो जुरिस्डिक्शन, वहां ही चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा ना हो सके, इसलिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया। दूसरा, टू स्पीड अप फॉर स्पीडी ट्रायल, है ना। मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं जा सकते उस पुलिस स्टेशन में, तो आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में लगा दे जिससे रिपोर्ट, ऑफेंस जो है रिपोर्ट हो जाए, है ना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे जिसके कारण ये जीरो एफआईआर लाया गया, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। आप लोग को एक जनरल सिटीजन होने के नाते भी पता होना चाहिए और एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट चीज हम समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, कहाँ से ये आया। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, तो मणिपुर में एक जो जगह है चूराचंद्रपुर, जो जगह एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अराउंड 1700 जीरो एफआईआर लिखाई जा चुकी हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी किसी में 200, किसी में 100 ऐसे जीरो एफआईआर लिखाई जा रही हैं, है ना। तो ये एक चैलेंज बन के उभर आया जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को स्पीडी ट्रायल किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले। अब ये एक चैलेंज के रूप में बन के उभर आया, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना कि जब जीरो एफआईआर लिखती है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल एफआईआर लिखी, तब क्या होगा, नॉर्मल एफआईआर में फिर पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी। लेकिन जीरो एफआईआर में क्या होता है कि आपने रिपोर्ट कहाँ लिखवाई है, किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में, तो आप पुलिस स्टेशन का काम क्या है कि जहां पे ऑफेंस, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, वो रिपोर्ट वहां भेज दे, वो एफआईआर वहां भेज दे, ठीक है। ये काम रहता है जीरो एफआईआर लिखने के बाद।
तो पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को जिम्मेदारी हो जाती है कि वहां से वहां दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजे। फिर जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है वहां से वो क्या करेगा, अपना सारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। तो वैसे ही प्रॉब्लम अब मणिपुर में आ गई कि इतनी सारी ऑफेंसेस, इतनी सारी जीरो एफआईआर लिखाई जा रही है ना, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे इतनी सारी संख्या में। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको सिचुएशन वहां पे ऐसी है कि वायलेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी नंबर ऑफ जीरो एफआईआर बढ़ गई है, तो इनको इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मणिपुर में एक चैलेंज के रूप में उभरी है, जस्टिस डिस्पेंस करने के लिए एक चैलेंज के रूप में उभरा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा जीरो एफआईआर का। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कुछ डाउट है, कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर करने के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर से हाजिर होंगे दूसरे दिन कुछ अलग टॉपिक के साथ, जिससे कि आपका नॉलेज इंक्रीज हो और साथ ही साथ एग्जाम में भी हेल्प मिले। थैंक यू वंस अगेन।